देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर वो दिन के जिसका सबको इंतज़ार था या बहुत सौ को इंतज़ार था वो आ गया। सेनेट इलेक्शन फाइनली हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ पसे पर्दा साजिशें नज़र आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने कुछ वावेला करना शुरू कर दिया था कि गालिबन कुछ स्टेज सेट किया जा चुका है और अब मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ईद उल अज़हा की याद ज़रूर आ गई। ईद उल अज़हा में जिस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म होता है, इस मरतबा भी कुछ अनासिर ऐसे हैं मेरी तरह जिन्हें ये बदगुमानी है कि इस मरतबा भी ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, बहुत भरपूर तौर पर हुई है। लेकिन ये एक अलग बात है कि इसकी भनक हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नहीं हो पाई। ताहम गैर मुतवक्को नताइज इस इलेक्शन में भी सामने आए हैं। सेनेट इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज भी उलट गए हैं। धांधली के इल्ज़ामात अपनी जगह हैं। सिंध में एक अच्छी बात मेरे ख्याल है, अच्छी कह ही देता हूँ, ये हुई है कि सिंध में सेनेट से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उमूमी से सफाया हो चुका है। खुसूसी एक मेंबर हैं फ़रूक नसीम साहब, काफ़ी उनकी शोहरत है और वो शोहरत वो वाली नहीं जो MQM वालों की उमूमन हुआ करती है। वो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके रो पीट के कामयाब हो गए हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी ने हस्ब रिवायत मैदान मारा है। पंजाब से नून लीग ने कुछ एक आध बड़े अपसेट्स ज़रूर देखने में आए। चौधरी सरवर साहब नून लीग के किले में दरार डालने में ज़रूर कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से भी एक जो है वो पीपल्स PTI को झटका लगा है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मौलाना समीउल हक साहब जो है वो नाकाम हो चुके हैं। फाइनली सिंध में फंक्शनल लीग भी जो है वो एक नशिस्त ले उड़ी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बैरून मुल्क अपनी बीमारी से, मशकूक किस्म की बीमारी से, पसे पर्दा रहने वाली बीमारी से, जिसका अंदाज़ा उनके डॉक्टरों को भी नहीं होगा, इसहाक डार साहब बिस्तर अलालत से उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और फाइनली जीत गए। और अब देखिए कैसे वो इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तानी अवाम को जीत लेने वज़ीर ख़जाना का या कम अज़ कम कोई और वज़ीर का ओहदा तो लेने के लिए कब आते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, हमें करम इलाही गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने दीगर मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊँ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करूँ, मैं जाऊँगा स्ट्रेट अवे आजिज़ धामरा साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजिज़ साहब, सर आपको अगर आप कहें तो मैं आपको मुबारकबाद दिए देता हूं। हालांकि मतलब ये तो अंडरस्टूड था कि पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध से कौन जीत जाएगा, फिर भी अगर आप कहें तो मैं आपको फॉर्मली मुबारकबाद देता हूं। मेरे ख्याल में फॉर्मली देने के बजाय पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद ही देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के बाद सेनेट के ऐवान में बतौर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में इतने नंबर थे कि वो 10 सीटें लेते, और दूसरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जितने नंबर थे उन्होंने वो सीटें ली। अलबत्ता फंक्शनल लीग को सपोर्ट हुई दूसरी पार्टी की और उन्होंने अपनी सीट ली है। तो पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देनी चाहिए थी। इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो पीपल्स पार्टी का स्टांस था कि टाइमली इलेक्शन हो और इलेक्शन प्रोसेस का जो सिस्टम है वो ना रुके, तो कम से कम ये एक मरहला पूरा हो गया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और आवाम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और पीपल्स पार्टी एक सिंगल पार्टी के तौर पर बड़ी पार्टी में हाउस के तौर पर मौजूद है। अच्छा सर, ये मुझे बताएंगे मेरी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए कि पीपल्स पार्टी का इस तरह से इमर्ज करके सामने आना सिंध के वासियों के लिए, जो गुड गवर्नेंस के लिए, अगर मैं कहूं तो काइंडली आप बुरा न मानिएगा, कि जो गुड गवर्नेंस के मुंतजिर हैं कि पीपल्स पार्टी गुड गवर्नेंस करके दिखाएगी, काफी हद तक बहुत सारे शोबों में इंप्रूव भी यकीनन आपने किया है। आपके ख्याल में ये एक जीत उन बेचारे लोगों के लिए जो अपने हालात की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए किस तरह से नवीद मुसरत होगी? देखें, ये बिल्कुल आपका एक ख्याल है और ये तबसरा होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नर्स और हुकूमत की गवर्नर्स पे होना चाहिए। मगर ये सेनेट का इलेक्शन था, क्योंकि जो असेंबली 2013 में मौजूद है उसी असेंबली में ये इलेक्शन होने थे और MPs को जो आपके पास नंबर्स है उस पे ये इलेक्शन होने हैं। अदरवाइज जब आप अवाम के पास डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो आपने देखा कि 114 कराची के अंदर जब इलेक्शन हुआ और वो सीट पीपल्स पार्टी की नहीं थी, वो सईद गनी साहब की सूरत में हमने जीती। और इससे दूसरी भी मिसाल दे रहा हूं कि ये कहावत आम है कि जिस सूबे में जिसकी हुकूमत होती है वही पार्टी जो है वो बाई इलेक्शन जीती है। मगर पीपल्स पार्टी जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई है, तो दीर में जो 2015 में सिराजुल हक साहब ने सेनेटर बनने के बाद जो MPA की सीट खाली की थी, वहां से पीपल्स पार्टी ने विन किया था KP से। और पंजाब में भी बाई इलेक्शन
पीपल्स पार्टी ने जीते हुए थे। राइट से गॉट योर पॉइंट। यहाँ मैं आपसे इल्तिमास करूंगा काइंडली टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको भी मुबारकबाद की फराख दिलाना ऑफर करता हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको फॉर्मली मुबारकबाद भी दे सकता हूं, लेकिन ये जो डेंट लगा दिया है चौधरी सरवर साहब की जीत ने, ये तो मजा किरकिरा हो गया। कुछ नून लीग की खवातीन को मैं देख रहा था, वो तो बेचारी बाकायदा रो पीट रही थी। देखिए पहले तो मेरे ख्याल में सब जीतने वाले लोगों को, हर पार्टी से जो जीते हैं उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरा ये है कि हर पार्टी की एक एफर्ट होती है कि अपने उम्मीदवार लेके आए, और मेरे ख्याल में मोर और लेस जैसे सिंध में पीपल पार्टी की थी और उन्होंने अपनी ना सिर्फ अपने बल्कि MQM के भी वोट ले लिए, तो वो एक एफर्ट थी उनकी कि हमारा पंजाब के अंदर तो हमारा मैंडेट है और जितने हमारे मेंबर्स हैं उसके मुताबिक हमें 11 सीट ही मिल सकती थी। 12वीं का जो ये था कि उसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ के साथ शायद या तो PPP के तहरीक इंसाफ के साथ या PPP ने सपोर्ट किया है, जमात इस्लामी ने किया है, या कुछ वोट उन्होंने लिए हैं, तो इसलिए उनका एक बन गया सरवर साहब का भी। तो इसलिए हमारे रोने पीटने की बात नहीं है, हमारे तो जितने MPs थे उसके मुताबिक हमारी ये सीटें बनती थी वो मिल गई हैं। लेकिन अभी हमने जो पाकिस्तान के मफाद की जब हम सोचते हैं तो हम ये कहते हैं, पहली बात तो ये अच्छी है कि इलेक्शन हुए हैं, बिकॉज कुछ र्यूमर्स और कुछ लोग जो स्पेकुलेट करते थे और डूम एंड ग्लूम कि जी सेनेट हो गई नहीं, असेंबलियां टूट जाएंगी, ये होगा, आपने देखा कि हो गया है। और उसके अंदर पार्टियों ने एफर्ट की है, कोई भी किसी ने खास किसी तरह की धांधली की तो नहीं की, लेकिन पैसे तो जरूर चले होंगे। जहाँ देखें आप, वहां से खैबर पख्तूनख्वा में उन पार्टियों ने सीट ली है जिनके पार्टी के नंबर नहीं, जवाब तो उन्होंने देना है। इस तरह पंजाब में अगर सरवर साहब बने हैं तो अगर उनके नहीं है तो वो somebody has to own कि किधर से ये वोट फालतू आए। इसी तरह कोयटा के अंदर है। तो आई थिंक इस लानत को हमें खत्म करना होगा कि जहां पार्टी की अपने मंशूर और मैंडेट के मुताबिक, अपने नजरिए के मुताबिक जितने बंदे हैं उतने वोट तो जायज बनते हैं, लेकिन आप अगर एक्सेसिव वोट लेते हैं और सीक्रेट बैलेट में लेते हैं तो इसका मतलब है वो लोग जो दूसरी पार्टियों के हैं उनके मैंडेट और मंशूर के ऊपर नजरिए पे इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी जो लॉयल्टीज है वो बेची हैं और इधर आए हैं। तो ये चीजें हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह करे हम सिस्टम को और इम्प्रूव करें, जहाँ ये चीज ना हो सके और लोग ऑफ हैंड से सामने वोट दें और उस तरह करें। तो ये एक अच्छी बात है कि सेनेट के इलेक्शन हो गया, अभी हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। सेनेट के चेयरमैन के लिए कंपटीशन हो। राइट सर, मैं अपने मौजूद मेहमानों से इल्तिमास करूंगा कि काइंडली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद रहें, हमारे साथ मौजूद रहें। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नए मौजूदात पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं एजाज साहब के पास जाऊं, मैं करम इलाई गोंदल साहब से कुछ मालूम करना चाह रहा था। करम साहब, सुबह से आप मॉनिटर कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम देख रहे हैं, व्यूवर्स को भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में उमूमी तासुर की मैं बात कर रहा हूँ, गुड गवर्नेंस के हवाले से कितनी मुआविन साबित होगी, कानून साजी में कितनी मुआविन साबित होगी ये नई सेनेट, ये नए सेनेट अराकीन के, जो उनमें से कुछ और अराकीन ने मुंतखब किए जिन्होंने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कर्जे माफ कराए, जिन्होंने अपनी खादमाओं के नाम पे, अपने मुलाजमीन के नाम पर गाड़ियां, घर और बंगले ले रखे, जो अलील होते हैं, जिन्हें वैसे तो हर वक्त अपनी निगाहों के सामने इजराइल नजर आता है, लेकिन फिर भी बिस्तर से लेटे लेटे इखलाकन इलेक्शन लड़ते हैं और मजे की बात जीत भी जाते हैं। करम साहब, मेरी ऑडियो आ रही है सर आपको? हेलो आजिज साहब, आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं? हेलो एजाज साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? मेरी ऑडियो मेरे ख्याल है मुझे को आ रही है, मेरे किसी गेस्ट को नहीं आ रही है, इसलिए जब तक आप लोग मुझे ही बर्दाश्त करें। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शायद किसी ने मुझे बहका दिया है कि हमारे
जो सेनेट अरकान हैं उनका कवानीन साजी से कुछ लेना देना है। ज़ैनब के साथ जो भी वाक़या पेश आया उसके बाद फिर मुल्क में कवानीन साजी, इस हवाले से भी लोगों ने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया कि मासूम बच्चों को, ख़वातीन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस हवाले से किसी किस्म की कवानीन साजी की भी ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि ताकि लोगों के करप्ट अनासर के हौसले पस्त किए जा सकें, लोगों को वाज़ेह पैगाम जाए कि मुल्क में लॉलेसनेस नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है कि इस तरह का कुछ हुआ नहीं। वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास मामला चला गया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। उसके बाद फिर मैंने ये खबर पढ़ी कि जी उसको सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि लोगों पर, उनके अजहान पर कुछ बुरे असरात मुरत्तब होंगे। और फिर ये एक तजवीज़ आई, पता नहीं किसने दी थी, उसको मेरे ख्याल है निशाने इम्तियाज़ वगैरह तो दे ही देना चाहिए कि जेल में फांसी देने के बाद उस मुलजिम को, इमरान को, उसकी लाश को घुमाया जाए। अब इस तरह की अहमकाना बातें हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को, अगर मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ पहलू हैं ज़िंदगी के, कानून साजी की ज़रूरत ज़िंदगी की सिर्फ किसी एक मामले में नहीं होती। ये तो कवानीन ने तो हमारा अहाता किया हुआ है, लेकिन बात यह है कि इन कवानीन का निफाज किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। सिर्फ करम साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे? जी नूरुल आरफीन साहब, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सर मैंने बहुत लंबा सवाल दागा था, अब कुछ तो मैं भी भूल चुका हूँ, जितना याद आता है वही पूछ लेता हूँ। सुबह से आप ये सारी एक्टिविटीज मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ लोगों का, कुछ बदगुमानों का ये कहना है कि वो लोग जो करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा माफ कराते हैं, वो जो करोड़ों रुपए दे करके असेंबली में पहुंचते हैं, वो जिन्होंने अपनी खादमाओं, मुलाजिमों के नाम पर जायदादें खरीद रखी हैं, जो डुअल नेशनैलिटी लिए हुए हैं, अगर वही सेनेट अरकान को मुंतखब करते हैं तो सेनेट पिछली सेनेट से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी और कवानीन साजी में भी कोई खास मदद, मुआवनत हासिल नहीं हो पाएगी, जैसा कि ये ज़ैनब केस में हुआ। ज़ैनब केस तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, उमूमी बात कीजिएगा काइंडली। देखें, जिन्होंने मुंतखब किया उनकी तो आपने तारीफ बयान कर दी, जो आज मुंतखब हुए हैं उनमें तो वो लोग भी शामिल हैं कि एक साहब जो है वो पंजाब में बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट ले रहे हैं और वो बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। दूसरे गवादर में जो है वो अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। और कोई वो साहब हैं कि जिनका बैरून मुल्क जो है वो अरबों रुपए का, बल्कि पाउंड्स का जो है वो कारोबार है, और वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो इन लोगों से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये अवाम के लिए कानून साजी करेंगे? हाँ, कानून साजी वैसी होगी जिस तरह की कानून साजी पे जो है वो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला भी सामने आया है, और उसके बाद जो है वो सारा मंजरनामा आपके सामने है। मैं इसके साथ एक जो है वो सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ। आपने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी है, आपने नून लीग को मुबारकबाद दी है। नून लीग को साथ जो है वो ये भी वाजे करने की ज़रूरत है कि उनकी जो वो बयानिया था उनका साजिश का, तो वो बयानिया भी आज जो है वो नाकाम हो गया, क्योंकि अगर साजिश हो रही होती तो ना वो लोधरा में कामयाब होते और ना आज सेनेट में इतने स्मूथली इलेक्शन होते और वो इसमें कामयाब होते। मैनिपुलेशन हो सकती थी और जमा तफरीक अददी लिहाज से हो सकती थी। पीपल्स पार्टी को मैं खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो पहली दफा एक स्टेप लिया कि थर के इलाके से एक गरीब घर की जो है वो लड़की को इन्होंने सिलेक्ट किया और उसको टिकट दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी काबिल गौर है कि आप एक सूबे में जो है वो 6 सीटें रखते हैं एमपीए की, और वहां से आप 2 सेनेटर मुंतखब करवा लेते हैं। पंजाब में आपके पास जो है वो 8 सीटें हैं एमपीए की, और यहाँ से आप जो है वो 26 जो है वो वोट ले जाते हैं। तो ये क्या ये धांधली नहीं है? या आप अगर जो है वो इसको कहेंगे सीट एडजस्टमेंट है और दूसरों के लिए धांधली है? आज इमरान खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैं बयान पढ़ रहा था, वो फरमा रहे थे कि शर्मनाक हार्स ट्रेडिंग हुई है। बहुत अच्छी बात है, और उसी के साथ साथ क्या आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि ये शर्मनाक हार्स ट्रेडिंग जो है वो पंजाब में चौधरी सरवर साहब को जिताने के लिए भी की गई है कि आपके पास 30 सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी इजाजत से मैं उनकी तरफ जाऊंगा। सर, ये इमरान खान साहब ने ये जीत का मजा किरकिरा करने की कोशिश फरमाई है। प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन आपके ख्याल में करम गोंदल साहब ने जो बात जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, वाकई चौधरी सरवर साहब की जीत में भी इसी किस्म की कुछ मशकूक हरकतों का हाथ है? जी बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब। मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, मुझे गुज़श्ता 30 बरस कम अज़ कम होश के साथ
सेनेट के इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हर सेनेट के इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान के अंदर इस कदर ये जो ख़रीद व फ़रोख्त का बाज़ार है गर्म होता है। हर इलेक्शन के बाद और उसके दौरान ये बहस होती है इस निज़ाम को बदला जाए, ये ख़राब निज़ाम है, इसके नतीजे में लोग बिकते हैं और ख़रीदने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। 2015 में जब ये इंतखाब हो रहा था तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये तजवीज़ दी थी कि या तो जिस तरह बाकी पार्लियामेंट का इलेक्शन बराह रास्त होता है उस तरह कर लिया जाए, या फिर जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं एक जगह वो एक लिस्ट फ्राहम कर दी जाए और वो इलेक्ट हो जाएं। ये तो बजाय खुद, और ये 62-63 के अंदर भी कवर नहीं होता सेनेट का इलेक्शन। यानी जैसे एक रास्ता खोला हुआ है कि आप इसमें जो चाहें आप कर लें। आपने बड़ा यानी वो जिस तरह तंजन फरमाया ना, मैं आपको बताता हूं चौधरी साहब के जो वोट हैं वो किस तरह हैं। पहली बात तो ये कि 30 वोट तहरीक इंसाफ के थे, काफ लीग, आज़ाद, 2 नून लीग के लोग और बाकी सेकंड चॉइस के ऊपर उनके वोट थे। आपको मालूम है कि चौधरी साहब PMLN के अंदर रहे, गवर्नर पंजाब रहे और उनके एक जाती असर रसूख का हल्का है। इवन देन मैं ये कहूंगा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ क्लैरिकल काम करना है? उसने कोई ये इतनी तारीख को बैलेट कागज जमा करा दे, इतनी को स्क्रूटनी कर दे, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का? हमारे बिल्कुल साथ भारत के अंदर ऑल पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, वो ये देखता है कि ये चोर बाजारी तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपको इमरान खान की बात अगर पसंद नहीं आई है तो क्या पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों तबसरा निगार और लोग जो बातें कर रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान के अंदर जनरल साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो जो चमत्कार हुआ है आपका क्या ख्याल है ये वैसे ही हो जाता है? इसलिए बराए मेहरबानी जब आप तबसरा फरमाएं तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सेनेट के सारे इंतखाबात के ऊपर नजर रखिएगा। गॉट योर पॉइंट सर। यहां मैं आपसे इल्तिमास करूंगा काइंडली, मैं आजिज धामरा साहब से एक मुख्तसर सा जवाब लेना चाह रहा था। अगर आप सुन लीजिए, जी आखिरी मेरी गुजारिश सुन लें जी सर, आखिरी मेरी गुजारिश सुन लें। किसी ना किसी वक्त में किसी सेनेट के इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी ये वावेला करती हुई आपको जरूर मिलेगी, ये आप जिससे भी मर्जी पूछ लें। गॉट यू पॉइंट सर। आजिज धामरा साहब, सर ये धांधली की जो बाज़गश्त है जिसने शायद मुझ जैसों को कुछ ज्यादा ही बदगुमान कर रखा है, सर इसका एक निशानदेही, इसका एक इशारा तो उस वक्त भी मिला जब शर्मिला फारूकी साहिबा ने सुबह वाज़े तौर पर खड़े होकर के ऐलान किया कि कल रात का खाना कुछ बहनों ने हमारे साथ खाया। रात का खाना खाने के अलावा फिर सुबह कुछ भाइयों के साथ नाश्ता भी हुआ। ये भाई बहन का जो ये भरत मिलाप हो रहा था सुबह से रात तक, आपके ख्याल में ये फी सबीलिल्लाह हो रहा था या इसके लिए कुछ माल इधर उधर हुआ होगा? देखिए आरफिन, मेरे ख्याल में आपने जब धांधली कह रहे हैं जिस चीज को, तो धांधली के तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। खाना जो है उसमें कहां से धांधली नजर आती है आपको कि कोई रात को कोई बहनें खाना खाएं या सुबह को कोई भाई अगर नाश्ता करे? वो तो उमूमन होता रहता है और खाना चलता रहता है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी है। मगर धांधली जहां तक देखें, सिंध के हवाले से जब आप बात करते हैं तो हमारे पास जितनी सीटें हमने ली हैं वो हमारे पास नंबर मौजूद थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ ये अलमिया कहें या कुछ भी कहें या उनके अपने इख्तिलाफात कहें कि उनके जितने नंबर थे 37, उसके ब्याह पे उनको एक सीट मिल गई। तो धांधली कहां से नजर आई? उनकी पार्टी के लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन की हुई हैं, PSP में वो गए। अच्छा सर, ये जो कुछ खवातीन ने, कुछ मर्दोजन ने हादसाती तौर पर गलत फहमी का शिकार होकर या बदगुमान होकर के अपनी क़यादत से ये जो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, ये भी फी सबीलिल्लाह हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो इससे पहले जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने PSP ज्वाइन की और उसी PSP के प्लेटफार्म पे फंक्शनली को 9 वोट जो दिए या 8 वोट दिए, उसको आप क्या कहेंगे? सही है। तो वो भी सही था और ये भी सही है, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, देखिए सेनेट के इलेक्शन में जो वोट होता है, मैंने कहा कि एक पार्टी जब बिखर जाती है और फंक्शनल लीग की जो सीट निकली है वो PSP के वोटों के हवाले से निकली है
और वो वोट टेक्निकली स्पीकिंग पीएसपी ने इज्जत बचाओ मुहिम चलाने के अलावा और क्या कर लेना था? माजरत के साथ, मतलब प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन पीएसपी ने और क्या करना था? पीएसपी को इतनी तवंगर कुव्वत तो नहीं हो गई है कि वो फारूक सत्तार को साइडलाइन कर दे। आप मेरी बात समझे ही नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि पीएसपी के जो वोटर्स थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमपीए थे जो अपनी पार्टी से मुनहरफ होके वहां चले गए, दुरुस्त, और उन्होंने फिर वहां पे वोट दिया। इस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पास जितने भी लोग बचे थे, क्योंकि उनके बाकी ग्रुप के अंदर भी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी, तो जितने लोग बचे थे वो सीट ले गए। अगर जिस तरह आपके इशारा है जिस बात की तरफ, तो फिर शायद 12 की 12 सीटें पीपल्स पार्टी के पास होनी चाहिए थी। दुरुस्त है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। करम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, फरमा रहे हैं कि नून लीग का नाम हटाने की कोशिश की गई लेकिन नवाज शरीफ का नाम और वाबस्तगी खुशबू की तरह जिस्मों में रच बस चुकी है। ये इतर का जो कारोबार नून लीग का वहां हो रहा है, आप इस कारोबार पे क्या तबसरा फरमाएंगे? क्योंकि एक नशिस्त के अलावा डेंट पड़ने का और कोई सिलसिला तो नहीं सामने नजर आया। नून लीग तो वाकई मैदान तो ले गई। देखें, बज़ाहिर तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नून लीग जो है वो उसको कोई मुतासर नहीं कर सका, और जो उसकी मकबूलियत है और उसके अरकान असम्बली की जो वफादारियाँ हैं वो भी बरकरार हैं। ताहम जो सूरत हाल जानते हैं जो लोग, वो बखूबी समझ रहे हैं कि ये नून से शीन की तरफ सफ़र का आगाज़ जो है वो हो चुका है, और अनकरीब जो है वो इतर का कारोबार जो है वो किसी और जगह खुल जाएगा, और वहीं से जो है वो खुशबू आएगी, और वही खुशबू जो है वो सारे जिस्मों में जो है वो रच बस जाएगी। ये तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की बात है, और उसके बाद जो है वो सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। राइट। एजाज चौधरी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, धांधली के इल्जामात रिवायती हैं, फतह और शिकस्त का सिलसिला भी कमोबेश आगे पीछे ही का है, लेकिन ये मुझे बताइए वो जिस तब्दीली के दावे किए जाते थे, वो तब्दीली क्या वाकई से एक नशिस्त के साथ आपको नजर आ रही है, जिसका चौधरी सरवर साहब ने अपनी जज्बाती किस्म की गुफ्तगू में दावा किया था कि अब हम हकीकी तब्दीली की तरफ जाएंगे और अब अगली मंजिल हमारी पंजाब की वजारत आला है? ये तो दिल्ली दूरस्त सर। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक सूबे के अंदर इतनी अक्सरियत मिली कि हमने कुछ कोलिजन पार्टनर्स बना के तो हुकूमत की है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप बाकी चारों सूबों यानी तीनों सूबों को मिला के अगर देखें तो जिनका 40-40 साल का और 50-50 साल का तजर्बा है, जो कहते थे कि हम एक तजर्बाकार टीम हैं, उनके मुकाबले में ये जो 4.5 साल गुजरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर हकीकत बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो तालीम के मैदान में आई है, वो सेहत के मैदान में आई है, वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के मैदान में आई है, वो कानून साजी के मैदान में आई है, वो एनवायरनमेंट के हवाले से दरख्तों की जो एक बहुत बड़ी तादाद लगी उसके हवाले से आई है। आप प्लीज बुरा न मानिएगा, सोशल मीडिया देख रहा था मैं, तो वो जो तालीम इमरजेंसी की बात आप करते हैं, वहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है आजकल, जिसमें खेतों में बैठकर और वो बच्चियां स्कूल की और वो तालीम हासिल कर रही हैं, तो वो तालीमी इमरजेंसी जो वेंटिलेटर पे खुद पड़ी हुई है, आप उसी की बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो खैर जितने सरकास्टिक आप रिमार्क्स देते हैं, आपसे मेरा पहला तजर्बा है। मैं नहीं समझता कि एंकर जो है इस तरह उसे सरकास्टिक होना चाहिए। अलबत्ता मैं बड़े तामुल से आपकी बात सुनी है और जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आपको पसंद आए या ना आए। देखिए, 16,000 स्कूल ऐसे थे जब तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत आई जो दहशत गर्दी की जंग में मलिया मेट हो चुके थे, ठीक है जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा, चुनाचे उन स्कूलों को नए सिरे से तामीर करना और पूरे केपीके के अंदर 2 कमरों के ऊपर स्कूल थे, उनकी तादाद कम अज कम 6 कमरे
चार दीवारी और लैट्रीन, कोई स्कूल इसके बगैर नहीं है। और कोई टीचर बायोमेट्रिक के सिस्टम से वो अपनी हाजिरी लगाता है, अगर वो हाजिर ना हो तो उसकी गैर हाजिरी लगती है, और गैर हाजिरी का मतलब यह है कि उसको फाइन होता है। मैं आपको 1 साल का बता देता हूं, 1 साल के अंदर 18.5 करोड़ रुपया फाइन हुआ गैर हाजिर होने वाले असातिज़ा को, और वो 18.5 करोड़ जो है उन असातिज़ा को दिया गया कि जो यानी अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपको दुरुस्त है सर, आपने मेरी तशफ़ी करवा दी। मैं आपसे मुल्तमिस हूं, काइंडली अपना पेशेंस इसी तरह से रखिएगा। मैं जरा दूसरों के सब्र का इम्तिहान ले लूं। आजिज साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? कि मेरे गुफ्तगू के अंदर मुसलसल कान में 2 साहब गुफ्तगू कर रहे हैं जो हम चारों में से नहीं हैं। देखिए, इनकी ऑडियो प्रॉब्लम एजाज साहब की दुरुस्त फरमाएं भाई, एजाज साहब की ऑडियो क्लियर कर दें। आजिज साहब मौजूद है हमारे साथ? आजिज साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। सर आजिज साहब, ये मुझे बताइएगा, फारूक सत्तार साहब ने मरे पे 100 दुर्रे फरमा दिए। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत तो नहीं थी, मगर फारूक सत्तार साहब है तो कुछ भी हो सकता है। फरमाते हैं 5 बाजियां और सलीम बंधानी सुबह वोट भुगता के चले गए, 14 पहले कम हो गए थे, 6 सुबह बिक गए। पीएसपी को टारगेट नहीं कर रहा, तो पीएसपी के अलावा तबलीगी जमात रह गई, अब तो नून पीपल्स पार्टी रह गई ना सर। आप कुछ इनकी तशफ़ी कल्ब के लिए कुछ फरमाएंगे? देखिए, अगर फारूक सत्तार साहब को ये कंफर्म है कि उनके लोग बिके हैं और अगर नहीं आए तो नहीं आने वाली, तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनको अपनी एक लीडरशिप के अंदर करनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं आए? और दूसरी बात, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करना चाहिए। देखिए, पार्टी के अंदर लीडरशिप की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज एक अहम वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक भी था, मगर पार्टी से कमिटमेंट की एक मिसाल थी कि हमारी एक रुकन थी रुबीना कायम खानी, उनके बेटे का कल इंतकाल हुआ अनफॉर्चुनेटली तौर पर, और आज वो वोट कास्ट करने आई, जनाज़ा नमाज से पहले भी अपनी पार्टी को वोट कास्ट करने आई है। तो ये पार्टी के अंदर की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि या तो वो पार्टी रुकन जो है अपनी पार्टी से इस तरह की वाबस्तगी रखे, या पार्टी जो है उस रुकन की शिरकत को यकीनी बनाए। तो ये उनका अपना फेल्यूर है। अगर वो इल्जाम लगाते हैं बिकने का, तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं, जो गैर हाज़िर है उनका जवाब वो खुद दें कि क्यों गैर हाज़िर थे। राइट, सलीम ज़िया साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, आवाज आ रही भाई। सलीम ज़िया साहब, सर पहले तो आप भी मुबारकबाद ले लीजिए, क्योंकि आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। नून लीग की इस एक उमूमी फतह पर आपको मुबारक हो। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा, अब इस फतह के बाद नवाज शरीफ साहब के बावजूद उनके ना होने के आपके साथ, इस फतह का मजा उसी तरह से ले पाएंगे आप जिस तरह से पहले होता? और इसे गम को जिसको भुलाने की कोशिशें पूरी सरकार मिलकर कर रही है, किस तरह से कार्य सरकार जो है वो अंजाम दिया जाएगा? देखिए जी, मैं तो इस मौके पे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सख्त मायूसी हुई जो एक काफी अरसे से, तो पहले तो ख्याल ये था कि सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आज अल्लाह के फजल से हो गए हैं, और फिर उससे पीछे अगर चले जाएं तो पहले कोशिश की गई कि वो पनामा में उनको लाने की, पनामा में उनको वहां तो कुछ मिला नहीं, फिर अकामा पे उनको लाके डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उस पर भी बात ना बनी तो फिर लाके उनकी जो सदारत है उसको भी खत्म किया गया, और फिर उस पर भी बात ना बनी तो अब तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब काम किया, जिससे वो समझते थे कि अब तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग पारा पारा हो जाएगी और खत्म हो जाएगी और लोग इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा जो इलेक्शन कल हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी तकरीबन 99% वोट वही पड़ा जो, अच्छा एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ये आप ये देखें कि तारीखी वाकया है कि एक बड़ी पार्टी जिसके सेनेटर्स, जिनके एमपीएस मौजूद हैं, उनको मजबूर किया गया कि जनाब वो एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। इनका ख्याल ये था कि फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम इतने लोग तोड़ लेंगे, फिर इधर के उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। कल के इलेक्शन, कल बाई इलेक्शन था जो निहाल हाशमी साहब की सीट पर जो जिस पर री इलेक्शन हुआ, आज का था। आज तो एक भंबार पूरा 11-12 सीटों का मामला था। उसमें भी आपने देखा कि पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट रही पंजाब के अंदर भी, और मरकज में तो आप ये देखिए कि 222 वोट मिले,
222 वोट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वोटर्स जो है वो उन्होंने वोट कास्ट किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए, मुशाहिद हुसैन सैयद के लिए और इसी तरह हमारे जुनेजो साहब के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम होना चाहिए कि ये जितनी कोशिश कर ले, जितने हरबे आजमाना चाहे आजमा लें, लेकिन ना नवाज शरीफ की मकबूलियत को कम कर सकते हैं, बल्कि अब ये कहूंगा कि दिन बर दिन ज्यादा होती जा रही है। जितना उसको दबाया जा रहा है, जितना उसके साथ फाउल प्ले किया जा रहा है, उतना ही रिएक्शन आ रहा है अवाम की तरफ से भी। राइट सर। सलीम साहब सर काइंडली जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर करम इलाही गोंदल साहब से एक छोटा सा सवाल करके आपकी तरफ लौटता हूं। करम साहब सर ये मुझे बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक सेटअप अपसेट देखने में आया है और मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अपनी नशिस्त से, बल्कि उनकी नशिस्त तो थी नहीं, खैर नशिस्त तो कभी किसी की नहीं हुई, वो बहरहाल नहीं कामयाब हो सके। आपके ख्याल में सिर्फ एक मौलाना समीउल हक के असेंबली में ना पहुंचने से, सेनेट में ना पहुंचने से कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया है लिबरल कुव्वतों को, या हमारी जो मजहबी तबका है उसकी कोई दिल शिकनी हुई है? हमने क्या तीर मार लिया उनको बाहर करके, और उनके बगैर सेनेट के कारोबार में क्या जो है वो खलल पड़ सकता है? नूरुल आरफीन साहब वो सेनेट में पहुंच जाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वो सेनेट में नहीं पहुंच पाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस पार्लियामेंट ने एक आईनी तरमीमी बिल पास किया जिसमें ख़त्म नबूवत के मामले को छेड़ा गया। उस पूरी पार्लियामेंट के किसी एक रुकन ने नहीं पढ़ा और उस पर एतराज़ नहीं उठाया और उसकी वोटिंग को रोकने की कोशिश नहीं की है। तो ऐसी पार्लियामेंट जिसमें मजहबी जमातों के लोग भी बैठे हुए थे, उसमें एक और का इजाफा होता या ना होता, उससे कोई भी ज़मीनी जो सूरत हाल है वो तब्दील नहीं होगी। और दूसरा जो है वो अभी ये फरमा रहे थे सलीम ज़िया साहब के पनामा अकामा वो ड्रामा, वो फिर इन्होंने जिक्र शुरू कर दिया, वही सिलसिला इन्होंने छेड़ दिया। देखें, पनामा अकामा ड्रामा, और आप कह रहे हैं कि जितना मर्जी आप फाउल प्ले करें आप आउट नहीं कर सकते। ये जो आप बयानियां दे रहे हैं, और आपके जो मौजूदा कायम मुकाम सदर हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमाया इमरान खान साहब के हवाले से, इल्जामात के हवाले से, कि इसका फैसला इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत हैं सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इस पे फुल बेंच बनाएं या लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि वो फुल बेंच बनाएं और इसका फैसला करें। तो आपके मौजूदा कायम मुकाम सदर तो उन अदालतों पर मुकम्मल एतमाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ये मुझे बताइएगा, आज की इस जीत का मज़ा कुछ फीका फीका सा नहीं है? मियाँ साहब भी इस वक्त पिक्चर में इन नहीं है, लेकिन मियाँ साहब के अलावा एक और शख्सियत भी है जो मकनातीसियत रखती है अपने वजूद में, लेकिन आज उसका वजूद जो है वो महसूस किया गया, उसकी कमी। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी निसार की। क्या कहेंगे सर? बातचीत का मौका देने का, लेकिन ये तो अब मियां नवाज शरीफ एक नजरिए जदोजहद का नाम है। ये तो और मजा आ रहा है कि जब कुछ कूतें ये चाह रही हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की सियासत से दूर किया जाए, और उससे बढ़ के जज्बा अवाम की सपोर्ट और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और लोगों ने जो स्टैंड लिया है, इसमें तो मजा फीका आने के बजाय मैं समझता हूँ कि अब भी मजा आ रहा है कि उन कूतों को पता चल रहा है कि जितना भी उन्होंने कोशिश की है कि नवाज शरीफ को दबाने की, वो मुस्लिम लीग और वो उभर के इंशाल्लाह आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि बिल्कुल चौधरी साहब आए, उन्होंने आके पार्टी के हमायत याफ्ता और नामजद जो उम्मीदवारान हैं उनको पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक वोट भी दिया। और मैं समझता हूं कि आज जो लोग ये कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शनों से पहले यहाँ सियासत की फसाद उल्ट दी जाएगी, जिस निजाम को ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, आज तो उनके मजे फीके पड़ गए। तो मैं तो समझता हूँ ये तो एक नई, ये सुबह की तुलू है कि इस मुल्क में जमहूरी इदारे, जमहूरी सोच और जमहूरी कूतें मजबूत हो रही।
सर जमहूरी कुव्वतें आज इलेक्शन की जीत के बाद, इंतखाबात में फतह के बाद तो चले मजबूत हो जाएंगी, लेकिन कल सुबह का सूरज जब तुलू होगा, जब रावी फिर नवाज शरीफ को नहीं पाएगा, नून लीग शीन लीग बन चुकी होगी, तो उसके बाद फिर कोई नया मामला तो नहीं सामने आ जाएगा, फिर कोई और चीज, फिर कोई और लेतो लाल, फिर कोई और बहाना। जिस सब ने सारी कोशिशें करके देख ली, ये बड़े बड़े दावे शेख रशीद और इमरान खान साहब ने किए थे कि जनाब इतने लोग इनको छोड़ चुके हैं, इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, तो अल्लाह आप शेख रशीद को सीरियस लेते हैं क्या मुर्तजा साहब? जी मैं कह रहा हूं आप शेख रशीद को सीरियस लेते हैं क्या? नहीं, एक जिम्मेदार आदमी जो मेंबर कौमी असेंबली है, सियासी जमात का सरबराह है, और दूसरा जो क्लेम करता है कि मैं फ्यूचर का, मुस्तकबिल का वजीर आजम हूँ, उन दोनों की बातों को, क्योंकि पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, तो क्योंकि हम पार्लिमानी जमहूरी ज़हन रखते हैं, तो हम इस चीज को देख देंगे कि जो पार्लियामेंट में है उसकी आवाज को वेट देना चाहिए। राइट मुर्तजा साहब, काइंडली मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। नसीम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सुबह से शाम तक का मंजरनामा पूरा आपने देखा, अगर आप समराइज करें तो किस तरह से अपने किन अल्फाज का इंतखाब करना चाहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। सुबह से मैं मौजूद था कौमी असम्बली के बाहर, और मुसलसल हम देख रहे थे कि सुबह 9 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो बड़ी सुस्त रवि के साथ जो है वो कौमी असम्बली के मेंबरान वोट डालने के लिए आ रहे थे, लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया तो उनकी तादाद बढ़ती चली गई। नॉर्मली भी जब मैं कवरेज के लिए जाता हूँ या अपने रिपोर्टर्स के साथ वहाँ जाता हूँ तो मैंने यही देखा है कि ये एक उन लोगों ने अपने बैठने का ठिकाना बनाया हुआ है। कौमी असम्बली में भी अपनी मर्जी से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उतरने के बाद वो 4-5 चैनल्स को जो है इंटरव्यू देते हैं, 10 मिनट अंदर असेंबली हॉल में बैठते हैं और उसके बाद हाजिरी लगा के वो वापस निकल जाते हैं। तो ये सब एक ड्रामा था जो बड़े अरसे से हो रहा है, उसमें इन्होंने आके आज वोट कास्ट किए, अपने लोगों को वोट कास्ट किए। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखें, स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शोर इतना बचाया जा रहा था, कल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था और कहा था कि नामालूम नंबरों के ऊपर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और इस तरह की चीज़ें हम नहीं होने देंगे, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसी तो कोई बात आज नज़र नहीं आई। उनके जो अरकान है बड़े आराम से आए हैं, उन्होंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को वोट दिया है। तो एक तो ये मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इदारों के बारे में फैलाए जाते हैं, जबकि इदारों ने हमेशा ये कहा है कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करने देना चाहते, और उन्होंने सेनेट में भी आके एक गुड जेस्चर दिया था। और आज भी ये बात साबित हो गई है कि जो हमारे इदारे हैं वो बिल्कुल जमहूरियत को जो है वो चलने देना चाहते हैं और उनकी कोई इंटरफियरेंस नहीं है। तो आज नून लीग के तमाम लोग आए, उन्होंने बड़े आराम से अपने कैंडिडेट्स को वोट दिया। पीपल्स पार्टी के भी लोग आते रहे, सब लोग आपस में बड़े खुशगवार माहौल में जो है अपोजिशन और हुकूमती जो अरकान थे उनकी मुलाकात होती रही, एक दूसरे से गले मिलते रहे, गप्पे लगाते रहे। तो ये साहब से पूछ लेते हैं, मुर्तजा साहब ये तो बिल्कुल ही उल्टा नक्शा खेल दिया नसीम साहब ने। आपके ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान को, इतने आला तरीन मनसब पर बैठे हुए शख्स को किसने ही बहका दिया था? ये प्राइवेट नंबर्स, ये फोन कॉल्स, और वहां से तो पता चला टेलीफोन बहुत ही छोड़ के चला गया कोई, अगर उस तरफ कोई था तो। जी बिल्कुल इसी तरह के जब लाजिमी बात है हमारे यहाँ पे जो बड़े मुर्तजा साहब, नसीम साहब, मैं मुर्तजा साहब से मुखातिब, मुर्तजा साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन हूँ। मैं देखिए पहली बात तो ये है ना, ये बड़ी शर्फ की बात है, कोई शख्स ये कहे कि ये कोई लेट उठ के आता है, आराम से आता है पार्लियामेंट का, और ये जो हमारा एक कार है उसमें को क्या एतराज हो सकता है। दूसरी बात है, कार्ड वाले के हवाले से जो बात की, कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कुछ मेंबरान ने कहा कि हमें कॉल्स आई हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल इसको डिस्कस ही न किया जाए। हाँ, कोई नंबर आपके पास है या कोई नाम है, बराए नाम बात न की जाए, अगर वो है तो उससे हम पूछेंगे और उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा कि वो जमहूरी अमल में रुकावट क्यों डालना चाहता है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों को कमजोर करना चाहती है, अगर जमहूरियत का रास्ता रोकना चाहती है, तो वो एक्सपोज हो जाएगी। ये बात छुप नहीं सकती, और ये मीडिया का भी फर्ज है कि वो प्रॉपरली ऐसी कुव्वतों को, और वो कोई भी इदारा है, बिल्कुल उसको एक्सपोज करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज सेनेट के इलेक्शन हुए, एक की मकसद के तहत अगर बात की जाए तो मैं उसको जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि
जो लोग जमहूरी ज़हन रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में जमहूरियत को मजबूत होना देखना चाहते हैं, वो किरदार देखें जमहूरी क़ुव्वतों का, सियासी जमातों का सेनेट के अंदर। आज बात इस चीज पे होनी चाहिए थी कि इस सेनेट के एक जमहूरी अमल में सियासी क़ुव्वतों का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का क्या किरदार रहा, आया वो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, क्या इन असेंबलियों में ये जमहूरी जो हक था उसको खरीदा गया, उसको बेचा गया, किन लोगों को टिकट दिए गए, क्या वर्करों को टिकट दिए गए, माफियाज को दिए गए। सर मुर्तजा साहब, अगर आप बुरा ना ख्याल करें तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, जो आपने खुद कहा है कि कुछ जेबें खाली हुई, कुछ जेबें भरी, सुबह से इल्जामात लग रहे हैं। मैं इमरान खान साहब की बात का हवाला नहीं देता, लेकिन सुबह से ये इस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों ने ऑन द यानी कैमरा खड़े होकर के ये बातें की हैं, और जाहिर है कि ये शॉपिंग की इत्तलात तो पहले से थी। आप किस तरह से डिनाई कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा था कि आज बात इस बात पे होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल, सेनेट का जो ऐवान बाला है, उसके लिए इंतखाबी अमल हुआ, दिन गुजरा, उस हवाले से सियासी क़ुव्वतों और सियासी जमातों के किरदार पे बात होनी चाहिए। लेकिन मैं मिसाल शॉपिंग भी तो किरदार में आती है ना सर, ये कोई गुल्लक तोड़कर तो नहीं की। नहीं, मैं कहता हूँ आज ये बात होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि जमहूरी अमल किसी ने रोका है, किसी ने नहीं कहा कि जमहूरी अमल में किसी इदारे ने रुकावट डाली है, किसी ने नहीं कहा कि कोई इदारा डालना चाहता है। तो ये एक ऐसी बात करना जिसका कोई वजूद ना हो, मुझे मेरी समझ से बाला तर है। आपका ओहदा माशाल्लाह इतना जबरदस्त है और आप इतनी तयक्कुन से बात कर रहे हैं कि अब मुझे खुद अपनी याददाश्त पर, अपनी आंखों पर धोखा हो रहा है, क्योंकि मैं जब किसी हुकूमती वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं, उसका टिकर सुनता हूं, उसकी खबर सुनता हूं, तो उसको साजिश की भी बू आ रही होती है और वो इदारों को मलाइन भी कर रहा होता है। लेकिन आप माशाल्लाह जितने तयक्कुन से बात कर रहे हैं, आज मेरी बात सुनो, आज की बात करें कि जो कुछ हुआ है, मैं लंबी डिस्कशन में नहीं जाता, मैं सिर्फ अपने सूबे की मिसाल देता हूं, मैं मरकज की मिसाल देता हूं, मैं पंजाब की मिसाल देता हूं। मरकज में मुझे बताएं जी, कोई बिका किसी की बोली लगी, पंजाब में कोई बिका किसी की बोली लगी, खैबर पख्तूनख्वा में जिस सूबे से मेरा तल्लुक है, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, वहां मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस पार्टी के 4 वोट थे उसने 19 वोट लिए, जिस पार्टी के 61 वोट थे उस पार्टी के 46 रह गए। ये खरीदने और बेचने वाले सियासी क़ुव्वतों को आप बेनकाब क्यों नहीं करते, जिन्होंने सियासत को बहुत बदनाम कर दिया है, जो अवामी और कौमी खिदमत का नाम था आज लोगों की नजर में बदनाम हो चुकी है, उन क़ुव्वतों को क्यों नहीं बेनकाब करते? आप कराची का रिजल्ट लें, सिंध का लें, सिंध में जिस जमात ने 10 वोटें ली, क्या वो उनकी स्ट्रेंथ थी असेंबली में? किस तरह उनके पास 10 आ गई? आज तो इस चीज पे बात होनी चाहिए थी। देखिए, ये आज हम जो डायरेक्शन मीडिया, जो हमारा सहाफत है, वो इस कौम को जो डायरेक्शन देगी, जब बराए नाम लोग बिठा के, उनका मकसद मुझे नहीं पता होता क्या बात करने आए हैं, किससे ये फीडबैक लेके आए हैं। आज बात तो इस पे होनी चाहिए थी कि जमहूरी सिस्टम में जो खामियां हैं, जो खराबी हैं, उनको किस तरह हम कवर कर सकते हैं, और उन क़ुव्वतों को नंगा करना चाहिए जो इसमें बोलियां लगाते हैं, जो पैसा लेके आके सियासत में अपना आपका नुक्ता बिल्कुल मैं नोट किए लेता हूं सर, क्योंकि यहाँ मेरे पास ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और लाहौर दोनों मौजूद हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं, मैं तो खैर घुसपैठिया हूँ इस शोबे में। ये इल्ज़ाम डायरेक्टली मैं उन तक कन्वे करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक का। नाज़िर के बाद वापस आएंगे तो करम इलाही गोंदल साहब से इस एक इल्ज़ाम का या इस एक सवाल का जवाब लेंगे कि आखिर वो क्यों, या दीगर सहाफ़ी हज़रात क्यों इन क़ुव्वतों को बेनकाब नहीं करते जो इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह के मौके पर शॉपिंग फरमाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। करम साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने जो अहम नुक्ता उठाया था, उसी की रोशनी में मैं अगर सवाल को अपने इस तरह से रीवर्ड करूं कि सहाफ़त की जिम्मेदारियां नामी ये मजमून अगर आप लिखना चाहें तो किन अल्फाज का इंतखाब आपका अव्वलीन तरजीह होगी?
देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सहाफ़ी पर तनकीद करता है और उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास उसको दिलाने की कोशिश करता है, तो हम जो है वो उल्टा सामने वाले पर इल्ज़ाम आयद करते हैं और उनको बताते हैं कि वो कितने ज़िम्मेदार हैं। या हम जब सियासतदानों के हवाले से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आप कितने ज़िम्मेदार हैं। मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूँगा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब बड़े मोहतरम इंसान हैं और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। इन्होंने तवज्जो बहुत अच्छी दिलाई है कि बात किस मौजू पे होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये बात कर चुके हैं कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 26 वोट मिले हैं और पीटीआई की 30 नशिस्तें हैं असेंबली में और उनको 44 वोट मिले हैं, तो ये चमत्कार कैसे हो गया। और केपीके में अगर एक पार्टी के 6 एमपी हैं तो उसके 2 सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसी वजह से जो है हम कोशिश करते दारी से बात की जाए, किसी पर बराह रास्त जो है वो गैर ज़रूरी तनकीद ना की जाए। लेकिन मैं बहरहाल ये तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट है, चूँकि डिप्टी स्पीकर साहब मोहतरम जो है इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो पार्लियामेंट है उसका जो रुकन होता है उसका बुनियादी काम आइन साजी है, तो इसका मतलब है उसे आइन से वाकिफ़ भी होना चाहिए। आज जो है वो मैंने एक सवाल लिख के अपने रिपोर्टर को दिया कि असम्बली के बाहर जितने अरकान आ रहे हैं उनसे ज़रा ये पूछ लीजिए कि आज सेनेट के इलेक्शन में आप वोट डालने आए हैं तो सेनेट के इलेक्शन आइन के किस आर्टिकल के तहत हो रहे हैं। और मुझे अफसोस हुआ और बड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी एक रुकन ने भी सही जवाब नहीं दिया, उनको मालूम ही नहीं था। और इन अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी का ये भी अंदाज़ा लगाइए कि बुनियादी काम जो है वो आइन साजी है। तो मैं फिर दोहराऊंगा अपनी वो बात कि इस पार्लियामेंट में एक आइनी तरमीमी बिल मंजूर होता है और उसमें कुछ हज़फ हो जाता है तो किसी एक रुकने असम्बली को पता नहीं, इसका मतलब है उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। तो बराए करम जो है वो मेरा ख्याल है मामला ठीक हो सकते हैं अगर हर शोबा बशमूल सहाफ़ियों के हमें भी शामिल कर लें कि हम सब जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, करम इलाही गोंदल साहब का ये जो काउंटर रिप्लाई था सर, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आपके जिन लोगों को बुनियादी आइन के हवाले से ही नहीं मालूम, वो आगे जाकर के और फिर मामलात कैसे चलाएंगे सर? की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं आपको सुन सकता हूं। अच्छा उनकी बात ठीक है, मैं उनकी अल्फाज को अपने अल्फाज का शक्ल दे देता हूं। सर ये मुझे बताइएगा, करम इलाही गोंदल साहब का फरमाना था कि जो कवानीन साजी है वो तो बाद में करेंगे वो लोग, लेकिन उनको तो आइन के किस शिक के तहत ये इंतखाबात हो रहे सेनेट के अरकान असम्बली को तो यही नहीं पता था, तो वो लोग आगे जाके कानून साजी क्या करेंगे? ये बड़ी तोहमत लगा दी है खतरनाक किस्म की, इसको रिफ्यूट किस तरह करेंगे आप? देखिए ये अभी अजीब सी बात कर रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि मेंबर लंबी लंबी गाड़ियों में आए हैं जी, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई आराम से आ रहा है, कोई जा रहा है। 9 बजे से 4 बजे का टाइम था पोलिंग का और उस वक्त में ये इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया था, जो जिस वक्त आए वोट अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करके चले जाए, ये कोई बात करने की थी। दूसरा ये कौन सी बात है कि सिख के तहत आइन सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको पता है? ये तो इस तरह की बात है कि सियासी क़यादत को एक बंदे का एक कुव्वत है या उसके कुव्वत के आगे जो एजेंडे को चलाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है सुबह शाम उठे, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कंडेम करें, उनको तनकीद का निशाना बनाएं और उनका बस ये एजेंडा है। मैं तो इसके इतना ही कहना चाहूंगा सर। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ऐड करता चलूं अगर आप इजाजत दें मुर्तज़ा साहब। वो कानून मुझे एक ऐसा बंदा बता दें कि जिसको सारा कॉन्स्टिट्यूशन पता हो। सही है, आपकी बात दुरुस्त है। सर मुर्तज़ा साहब ये एक छोटी सी पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था। मैं किसी जमाने में एक बड़ा खतरनाक प्रोग्राम किया करता था, उस एक खतरनाक प्रोग्राम में मैंने खतरनाक हस्ती से खतरनाक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा आप एक पार्टी के हेड हैं, अंग्रेजी में छुट्टी की दरखास्त लिख लेते हैं, तो वो ऐन गैन हो गए। उसके बाद चश्म फलक ने उनको सेनेट में जाते हुए देखा, वो आज भी सेनेटर है, यानी कुछ अरसे पहले तक सेनेटर थे। आपके ख्याल में एक ऐसा आदमी जिसको पता ही ना हो बारात कहां जा रही है, आपके ख्याल में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता है सर सर्विसेज में?
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि ऐसे लोगों को नॉमिनेट करें कि वो परफॉर्म कर सकें, वो एहलियत रखते हो, एलिजिबिलिटी को देखना चाहिए। सर करम साहब भी तो यही कह रहे हैं। मेरी बात सुने, मतलब सियासी वर्कर हो, जब सियासी वर्कर आएगा तो शौक से सीखेगा भी, पढ़ेगा भी। देखें, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आप इस चीज को इंडक्ट नहीं कर सकते कि आप इस क्वालिफिकेशन के बंदे को लाओ। ये तो अवाम के पास आइन ने इख्तियार दिया है कि जमहूरी हक है, जिसको ज्यादा वोट मिले उसको आप असेंबली में ले। इन्हें कहें कि ये कानून फिर इसके खिलाफ खड़े हो जाएं कि ये जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, ये अक्सरियत वोट का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ये और कोई तरीका होना चाहिए नॉमिनेशन का, कर दें, इलेक्शन को छोड़ दें। फिर देखिए ना, ये चीजें तो बिल्कुल कौन 100% किसी इदारे में मुझे बताएं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आया उसमें काम करने वाले जो जिम्मेदार हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन, उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी 100% है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। नसीम साहब, सर ये मुझे बताइएगा क्यों इतने बदगुमान हैं आप और करम इलाही गोंदल साहब? मैं तो खैर न्यूट्रल रहने की अदाकारी कर रहा हूं, आप लोग क्यों इतने बदगुमान हैं अरकान पार्लियामेंट से? जमहूरियत पर क्यों आप लोग बार बार हुर्फ उठाते हैं, बार बार क्यों रखना अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मैंने आज सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये बात नहीं कही थी कि लंबी लंबी गाड़ियों से आ रहे हैं और लेट आते हैं। मैंने अमूमी जब सेनेट का सेशन या कौमी असेंबली के सेशंस हो रहे होते हैं उस वक्त की बात की थी कि 10-15 मिनट आते हैं, असेंबली में कोरम पूरा नहीं होता, बड़ा चले जाते हैं। मुर्तज़ा साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है, मैं उससे एग्री करता हूँ। जो सही बात करेंगे मैं एग्री करूँगा, सही नहीं मुझे लगेगी तो मैं डिसएग्री करूँगा। कि ये आज का दिन जमहूरी हिसाब से बहुत अच्छा था कि एक जमहूरी प्रोसेस हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है KPK में या सिंध में, ये वफाक में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है। इन्होंने अपने जो कारकुन, ये इनके जो रुकन असेंबली थे, इनको उन्होंने फंड्स दिए हैं। फंड्स भी तो एक रिश्वत की सूरत में एन मौके पे आखिर में आके दिए गए ताकि इनके लोग जो है वो टूट के इधर उधर ना जा सकें। और इसी वजह से नून लीग में बदगुमानी तो इस वक्त बहुत पाई जाती है, क्योंकि जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैं हर कोर्ट की हियरिंग पे कोर्ट के अंदर मौजूद होता हूँ, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ के साथ क्या होने वाला है। तो बदगुमानी बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको इकट्ठा रखने के लिए भी जो है वो सियासी रिश्वतें और ये जो उनको फंड्स दिए गए वहाँ पे ये मामलात हुए हैं। दूसरी बात ये कि जमहूरी प्रोसेस तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि सेनेट के इलेक्शन हो गए, सेनेटर्स चुन के आ जाएंगे, उनको तनख्वाहें मराहत मिलने शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बताएं कि जब ये जमहूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये आवाम के लिए क्या करते हैं? ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद कि आवाम के लिए क्या है। पटारी में नाज़िक हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने इन मेहमानों से। वेलकम बैक नाजरीन। इख्तितामी मरहले में हमारे इस प्रोग्राम के, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के खुसूसी ट्रांसमिशन के हम आ पहुँचे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, जमहूर पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, रियासत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, अफराद के लिए किस हद तक सूदमंद साबित होने वाले हैं। वो तमाम कवानीन साजी जो जमहूरियत के फ़रोग़ के साथ साथ जमहूर की बका के लिए ज़रूरी है, किस तरह से हमारे लिए ये इंतख़ाबात मुआविन और मददगार साबित होंगे। हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, इसमें मीडिया का रोल भी हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसके ऊपर भी बात की। धांधली की बल्कि बात हो रही थी। कुछ लोगों का इल्ज़ाम था कि कुछ सियासी जमातों ने आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले कुछ लोगों को या इंडिपेंडेंट के अलावा कुछ और सियासी जमातों के लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिलाया है। कराची में भी इस तरह की बातें सुनाई दी हैं, मरकज़ में भी इस तरह की सदाएं सुनाई दे रही थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अपसेट्स भी हुए हैं। नून लीग जो है वो पंजाब में बड़ी जमात बन के उभरी है दोबारा। पीपल्स पार्टी जो है हस्ब तवक्को सिंध का मैदान मार के ले गई है। फंक्शनल लीग जो है उसने एक नशिस्त निकाली है। अल्लाह अल्लाह करके फ़रूक नसीम साहब को भी MQM की अल्लाह वास्ते एक नशिस्त तो बहरहाल मिली गई है। कितना ये MQM को मज़ीद डेंट पड़ने से बचा पाएंगे, ये एक सवाल है। करम गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर करम साहब, ये मुझे बताइएगा
ये जितनी तनकीदी गुफ्तगू मैं फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ या आप नाजरीन को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत से, जमहूर से और ये इस पॉलिटिकल सिस्टम से, आपके ख्याल में इस सारी बहस का, इस सारी बातों का कोई एक मुस्बत नतीजा बरामद होने की तवक्को है? क्या हमारे शऊर में कुछ अपग्रेडेशन आप देखते हैं कि क्या अगले इंतखाबात में, आम इंतखाबात में कुछ तब्दीली इन्वर्टेड कॉमास में आ सकती है, या यही जो भेड़चाल चल रही है वही इसकी कंटिन्यूएशन होगी? नूरुल आरफीन साहब, अगर तो बायोमेट्रिक इंतखाबात यकीनी बना दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है। लोग जो है उनका वोट पे तकद्दुस बढ़ेगा। ये जो 45-46% लोग जो है वो घर बैठे रहते हैं सिर्फ ये सोचकर कि वो जिसको वोट देते हैं उसके डिब्बे में जाता नहीं है, उसकी गिनती में आता नहीं है, तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। अगर उनको यकीन दिला दिया जाए कि उनका वोट जो है सही जगह पे ऑनेस्टली पहुंच जाएगा तो वो लोग भी बाहर निकलेंगे, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी भी आपको या अपने आप को इस तनाजुर में नहीं देखा है कि हम जो है वो जमहूरियत के खिलाफ बहकाने की कोशिश करते हैं। मैं तो पूरे सिद्क़े दिल से और यकीन से ये बात कहता हूं कि मेरा जो है वो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरी अमल तसलसल से जारी रहना चाहिए। हर 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। राइट, नवाब वसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अब मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। राइट, करम साहब, सर आपने तो जस्टिफाई कर दिया, लेकिन ये मुझे बताएंगे कि इस एक इक़्तिदार की शम्मा में जो बहरहाल जलती जा रही है जमहूर के लिए, क्या कुछ कर पाई है, क्या कुछ नहीं कर पाएगी, इसका फैसला तो खैर आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन सिंध की अगर हम बात करें, MQM की एलिमिनेशन आपके ख्याल में मजीद कार्य सरकार को चलने देने के लिए कुछ मुआविन साबित होगी, या फरोग नसीम साहब जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गए दिनों की याद ताज़ा कर पाएंगे अपनी अकेली जान को लेकर? देखें, फरोग नसीम साहब जो हैं वो मोहतरम, उनको तो मैं अब MQM का हिस्सा समझता ही नहीं हूँ। जो MQM जो है वो भाई ने बनाई थी या उनके नज़रिए को लेके चली थी, या और उसके बाद जो है भादराबाद और वो PIB कॉलोनी ग्रुप जो बन गए हैं, उनका तो वो हिस्सा ही नहीं है। वो तो मतलब कहीं और से सेटलमेंट हुई है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, और उसकी बुनियाद पर उनको वोट मिले हैं और वो मुंतखब होके सामने आए हैं। और MQM तो मतलब अब आप देखिए ना कि जब माफिया टूटता है तो उसका यही हशर होता है, और उसके बाद आप अगर ये समझें कि वो दोबारा जो है वो कोई रोल प्ले कर पाएगा तो मैं नहीं समझता। इसके बाद मजीद स्प्लिंटर ग्रुप बनेंगे। और हाँ, मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ वहां पे हुआ है और MQM के साथ, वो मेरा ख्याल है कि बाकी सियासी रहनुमाओं और पार्टियों के लिए एक सबक है कि जमहूरी रवैये अपनाए जाएं पार्टियों के अंदर, जमहूरियत को सही मानों में नाफिज किया जाए। आप बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। ये साजिश की थ्योरियां लापना और इस तरह की बातें करना आप छोड़ दीजिए। साजिशें जब होती हैं ना जी, तो गुलाम हैदर वाही साहब के साथ पूरी असम्बली होती है एक दिन, और दूसरे दिन वो मंजूर भट्टो साहब के साथ चली जाती है। जब साजिशें होती हैं और जब कोई कुव्वत काम कर रही होती है। सर ये मुझे बताइएगा, फंक्शनल लीग के कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां दी जा रही थी, ऐसा मानना है नुसरत सहर अब्बासी साहब का। अब जाहिर है तबलीगी जमात तो ऐसा करेगी नहीं, उनके पॉलिटिकल राइवल्स तो आप हैं, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आप इन लोगों को डराने धमकाने लगे? भाई लोगों का हशर नहीं देखा आप लोगों ने, क्या वजह है? यार अब तो उसकी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत करती नहीं है। ये जो औरत है ना, ऐसे ही बोलती रहती है, कहती है कि कुछ ये धमकियां मिली, ये किया। किसी ने कोई कुछ नहीं किया। अगर कोई करने वाला करता है तो वो बताता नहीं है। ये ऐसे ही ड्रामे हैं और कुछ नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इनकी तरह थोड़ी है कि जब इलेक्शन होती है तो नजर आते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त अवाम में होती है, इसलिए जीतती है। अभी पता चला ना इलेक्शन में कितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें ली। सर नुसरत सहर अब्बासी साहबा का कहना है कि कराची को अब सिर्फ फंक्शनल लीग ही बचा सकती है। ये एक अकेला आदमी कराची बचाएगा कैसे? देखिए तो वही तो बदकिस्मती है ना, ये कराची को ना अपने आप को तो पहले बचाएं तो फिर कराची की बात करें ना। इनको कहें कि पहले अपने आप को बचाओ तो फिर दूसरों को बचा सकते हो। पहले अपने आप को बचाओ, अपनी पार्टी बचाओ। पार्टी आपकी कहाँ खड़ी है, क्या कर रही है, और सीटें नहीं जीत रही। सांगड़ में सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है और खैरपुर से सब जीत रही है। कोई है ही नहीं, कोई चैप्टर ही नहीं है, तो उसमें बात करेंगे, क्या करेंगे? नवाब साहब ये मुझे बताइएगा, चेयरमैन सेनेट, ये नहीं पूछूंगा किसका आएगा, समझ लीजिए कि किसी का आ गया चेयरमैन सेनेट, किसी ना किसी ने तो आना है।
वो चेयरमैन सेनेट अवाम पाकिस्तान के लिए, मैं ये नहीं पूछता कि क्या करेगा, कवानीन साजी की अगर हवाले से बात की जाए, किस हद तक मुआविन साबित होगी नई आने वाली सेनेट अवाम पाकिस्तान के हवाले से? मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट का चेयरमैन आएगा और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, दुनिया देखेगी, और हम उनमें यही तवक्या रखते हैं कि जो अवामी मसाइल है, अवाम पे तवज्जो, और जो ऑर्डिनेंस है, जो कानून है, वो ऐसे पास किए जाएं जो आम आवाम, गरीब आवाम को रिलीफ मिले और गरीब आवाम तक रसाई हो। यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, नवाब साहब ने तो स्ट्रेट अवे फतवा दे दिया कि जो चेयरमैन सेनेट है वो उनका होगा, तो ऐसी सूरत में नून लीग वगैरह और हम लोग तो घर चले जाएं फिर? देखें जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी अक्सरियत है और सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। ये सारी चीजें जिस तरह सिंध में बुलडोज की गई, जिस तरह केपी में एक जमात के सिर्फ 5 वोट थे और उन्होंने पता नहीं किस तरह 2 सीटें ले ली, और जिसने बलूचिस्तान में कोई मेंबर ही नहीं था 4 सीटें ले ली, तो वो ये इस पे बात होनी चाहिए थी कि ये कौन सा जावेद अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, इंशाल्लाह, और उस जादू के नशे में इतने बदमस्त हैं, इस निजाम को खरीदना चाहते हैं और ऑफ स्टेटिंग की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं। क्या ये समझते हैं कि वो चेयरमैन बना के वो को बहुत बड़ा तीर मार लेंगे? मैं तो समझता हूँ कि ये उनके लिए भी लम्हा फिक्री है और ये कोई फख्र या खुशी की बात नहीं है। मैंने जो राइट सर, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खुशी की खबर मेरे पास है और वो तमाम लोगों के लिए कि हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम का वक्त अब समाप्त होता है। हिंदी में, उर्दू में इसे वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्र कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे सवालात को, तलखुशीनी सवालात को, मेरे तलखुशीनी सवालात को सब्र से सुना, तहम्मुल से जवाब दिया। नाज़रीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की इंटायर प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।